Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I am Ashutosh Agarwal and I welcome you all on my YouTube channel. So today in this particular video, we are going to start with chapter number 2 that will be talking about the concepts of taxation कि resident क्या होता है, non resident क्या होता है, कैसे define करते हैं, कैसे determine करते हैं और अगर कोई बंदा resident है, non resident है तो उसकी income क्या क्या taxable होने वाली है इंडिया में वो चीज़ भी determination करेंगे. फिर उसके बाद टैक्स रेट्स क्या है रेजिडेंट के लिए नॉन रेजिडेंट के लिए असेसमेंट ईयर क्या है प्रीवियस ईयर क्या है टैक्स कैसे पेबल होगा डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लाइक विद होल्डिंग हो गया अपने पास एडवांस टैक्स का रूट हो गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स दैट इज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हमारे पास एक रूट हो गया वो सब चीज़ें चेक करेंगे कंपनीज के लिए डोमेस्टिक कंपनीज के लिए हमारे पास जो नॉर्मली कंपनीज के लिए हमारे पास जो मेनली कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स और दी ऑल्टरनेटिव या फिर इंडिविजुअल्स के लिए जो सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए एएमटी होता है दैट इज ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स विल बी लुकिंग इनटू दैट थिंग एज वेल. उसके बाद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे लाइक अगर कोई बंदा कोई ओवरसीज कोई बंदा किसी ने जो इनकम अर्न किया अगर वो दो कंट्रीज में टैक्सेबल हो रही है आप एक ही इनकम के ऊपर दो बार टैक्स पे कर रहे हो तो दैट इज अ जेन्युइन हार्डशिप जो भी किसी एसएससी के लिए हो सकती है. सो व्हाट इज डन इज कि हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कंट्रीज एंटर करती हैं और एक बंदा जो एक कंट्री है बेसिकली वो या तो एग्जेम्प्ट कर देती है उस पर्टिकुलर इनकम को या फिर टैक्सेस जो आपने दूसरी कंट्री में पे की उसका क्रेडिट आपको दे देती है. उसको डिटेल में ही पढ़ेंगे इसको टेंशन मतलब कि आगे क्या बोलते जा रहे हैं फटाफट इट जस्ट आई एम जस्ट एक हाईलाइट कर रहा हूँ कि हाँ हाँ ये चीज़ें थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम करने वाले हैं. उसके बाद क्या लॉसेस हैं कि अगर आपको कोई लॉस इनकर हुआ है तो क्या कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा और अगर कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा तो क्या कंडीशन है या फिर कैरी फॉरवर्ड लैप्स हो जाएगा अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं. कैपिटल गेन पे टैक्सेशन क्या होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम क्या होती है वो सब चीज़ें इस चैप्टर में देखी जाएंगी. सो इट्स थोड़ा सा बिग चैप्टर है बट आई वुड से कि जिसने ऑलरेडी जो टैक्सेशन बैकग्राउंड से है उसको ये चीज़ें बहुत सारी पता होंगी जस्ट कि आपको ब्रश अप करना है चीज़ों का दैट्स इट. लेकिन जो बंदा नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं इन चीज़ों को तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन द सेंस कि आपको चीज़ें एक बार देखनी पड़ेंगी समझनी पड़ेंगी और बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ओके. और वो चीज़ आप वीडियो सुनो दो तीन बार वीडियो सुनो उसके बाद खुद से बैठ के पढ़ना पड़ेगा. ठीक है जी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट. चलिए सब चैप्टर 2 दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन हम आगे बात करते हैं. तो व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर क्या होता है भाई साहब. प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं कि पिछले साल की हम बात करें पिछले साल की ही बात कर रहे हैं बट प्रीवियस ईयर अगर आप ईयर की बात करें तो अगर हम टाइमलाइन के बेसिस पर समझे तो दिस इज लाइक अ टाइमलाइन चार्ट. हम यहाँ पे खड़े हुए हैं वी आर द स्टैंडिंग जो ड्यू डेट है आपको इतना तो पता होगा आजकल ड्यू डेट जो रिटर्न फाइलिंग की होती है दैट इज 31 जुलाई जिसके आसपास सारे सीए बहुत ही बिजी होते हैं सब बिल्कुल ही रात भर काम कर रहे होते हैं 31 जुलाई के आसपास जून एंड जुलाई मंथ में दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम जिसके अंदर होता है वी हैव टू मीट द टाइमलाइंस वी हैव टू मीट द ड्यू डेट जो हमारे पास है. सो 31 जुलाई में आप खड़े हुए हो यहाँ पे खड़े हुए हो. अब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो यहाँ पे ठीक है जी. आप जो क्या कर रहे हो आप रिटर्न फाइल करने खड़े हुए हो. अब रिटर्न फाइल आप करोगे तो किस ईयर की इनकम की करोगे जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है. तो इस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं अपन इसको बोलते हैं अपन प्रीवियस ईयर. इसको हम क्या बोलते हैं अपन प्रीवियस ईयर बोलते हैं. तो सेक्शन 3 जो इनकम टैक्स का है वो प्रीवियस ईयर की बात करता है. प्रीवियस ईयर बोले तो फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली. और दूसरी बात एक बार मैं बता देता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर अपन का एंड ये जो है दिस इज द असेसमेंट ईयर. ये क्या है अपना असेसमेंट ईयर यानी जिसमें आप रिटर्न फाइल कर रहे हो जिसमें असेसमेंट की जाएगी जिसमें आपकी इनकम को असेस किया जाएगा. किस इनकम को असेस किया जाएगा जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न करी है. सिंपल एज दैट. तो सिंपल सी बात है प्रीवियस ईयर बोले तो फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर आपकी प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इसके अंदर आपने इनकम अर्न करी है. इनकम इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर. और जिस इनकम में आप जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो उसमें क्या होता है आपका विदहोल्डिंग होती है. विदहोल्डिंग बोले तो अगर आप कोई बंदा सैलरीड एम्प्लॉय है तो सैलरीड एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर को पता है कि आप उसको जो सैलरी पे कर रहे हो उसमें टैक्सेस डिडक्ट होने हैं जो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे वो पे कर सकता है बट एज अ कंप्लायंस हम बोलते हैं कि आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को. ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या होता है कि टीडीएस डिडक्ट होता है या फिर अगर आपने नोटिस किया हो कभी भी अगर आपके पास इंटरेस्ट अगर आपने एफडीज है फिक्स डिपॉजिट्स आपके पास बैंक के पास और आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर है अनलेस एंड अनटिल आप फॉर्म 15G 15 सबमिट करो वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं विदाउट सीइंग कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है ज्यादा है. आपको आपको सामने से इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है मेरे को टैक्स पे नहीं करना है इसलिए मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं करने का. ये आपको सामने से बताना होता है बट बैंक को कैसे पता होगा. आप हो सकता है कि एक 50,000 की एफडी करके बैठे हो उस बैंक में बैंक के पास कौन सा आपका पैन इंडिया बेसिस पे या ओवरसीज का भी डेटा वो इनकॉर्पोरेट करके बैठे हुए ऐसा तो नहीं होगा. ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक भी टीडीएस डिडक्ट कर लेता है आपका. तो टीडीएस डिडक्ट जो होता है वो प्रीवियस ईयर में होता है उसका क्लेम जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हो तब आप क्लेम करते हो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टैक्स पेयर है वो टैक्सेस प्रीवियस ईयर पे कैसे पे करता है उसकी विदहोल्डिंग होती है. विदहोल्डिंग बोले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कंप्लायंस में टीडीएस चैप्टर होता है
जो कि एज़ सच इधर इतना डिटेल में नहीं है, बट उसमें सर्टेन सेक्शंस हैं। सेक्शन 192 हो गया, जैसे अपना सैलरी का बात 194 ए जो बात करता है कि इंटरेस्ट अगर आपको सिक्योरिटीज पे मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट्स पे मिल रहा है, इन सब पे आपका वो होगा। 194 सी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। 195 नॉन रेजिडेंट के लिए बोलता है कि आप 30% के हिसाब से टीडीएस काट लेना है एवरीथिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे होता है कि उसके अलग अलग बहुत सारे वो हैं कि 30% है, कहीं पे 2% है, कहीं पे 1% है, कहीं पे 5% है, 10% है, बहुत सारे रेट्स हैं जो कि एज सच अभी यहाँ पे इतने एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए। बट हाँ, उसमें ये होगा कि टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये हो रहा है कि जो टैक्स पेयर है, वो टैक्स डिडक्ट करता है प्रीवियस ईयर में भी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है? और साथ के साथ गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपको पता है ना कि 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करनी है, टैक्सेस पे करने हैं। हाँ जी, पता है। तो क्यों ना पहले ही डिपॉजिट कर दो? आप भाग तो नहीं जाओगे रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, आपने इनकम कमाई, एडवांस टैक्स तो दिया नहीं, और जब रिटर्न फाइल करने की बात आई, तो आप भाग गए और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। पॉसिबल? यस, एट ऑल पॉसिबल, परफेक्टली पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो टैक्स गवर्नमेंट तो सोच के बैठी हुई थी, हाँ भाई आराम से सोच के बैठी हुई थी, पैसा आएगा, पैसा आएगा। पैसा नहीं आया रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया अगर आपकी लाइबिलिटी टैक्स की जो बनती है वो 10,000 रुपए से ज्यादा की बनती है, 10,000 रुपीज से ज्यादा की अगर लाइबिलिटी है तो एडवांस टैक्स जमा कर देना इंस्टॉलमेंट में। 4 इंस्टॉलमेंट होती है एडवांस टैक्स की। 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपका 4 इंस्टॉलमेंट्स में जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो कि एक हो गई आपकी 15th ऑफ जुलाई, देन 15th ऑफ माय बैड 15th ऑफ जून, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर एंड देन 15th ऑफ मार्च। इज दैट क्लियर? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 15 जून तक आपको 15% करना होता है, देन 45%, देन 75% एंड 100% ऑफ द टैक्सेस आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल है, अगर आपकी जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी, जो नॉर्मल लाइबिलिटी बनती है टैक्स की लाइबिलिटी, वो 10,000 रुपीज की बनती है, देन you have to deposit the advance tax। बट इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आप क्या कर रहे हो, एडवांस टैक्स समझ आ गई क्या होता है, विथहोल्डिंग समझ आ गई कि जो सामने वाला बंदा जो आपको इनकम दे रहा है, आपको इनकम कहीं से हो रही है तो किसका एक्सपेंस होता है, तो जो आपको इनकम दे रहा है वो कुछ पोर्शन इनकम में से काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है आपके बिहाफ पे, आपको बची हुई इनकम देता है, और जो टैक्स डिपॉजिट करा दे आपके बिहाफ पे, आप उसका जब रिटर्न फाइल करते हो तब आप क्लेम कर देते हो बेसिकली, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में, व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में जो आप टैक्सेस डिपॉजिट करते हो वो एडवांस टैक्स के रूप में भी करते हो एंड विथहोल्डिंग या टीडीएस के रूप में भी करते हो। सो आई शुड रेदर राइट टीडीएस टर्म। तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है और एडवांस टैक्स भी आपका करता है। उसके बाद इट इज असेस दैट द टैक्स, उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी इनकम को असेस किया जाता है। आप प्रीवियस ईयर एंड, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर में आपने अपनी इनकम को असेस किया, एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा दिया, जो आपको इनकम दे रहा था उसने विथहोल्डिंग में टीडीएस काटा और अपना डिपॉजिट करा दिया। इज दैट डन? उसके बाद जो कुछ बचा कुछ टैक्स होगा, बाद में कोई इनकम पता चली या उस टाइम पर आपने कंसिडर नहीं करी, वो सेट सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी जब रिटर्न फाइल करोगे तो उससे पहले एक चालान निकाल के पे कर देना। इस तरीके से होता है। और प्रीवियस ईयर बोले तो जिस ईयर की इनकम को असेस किया जा रहा है उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में असेस किया जा रहा है उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। नाउ अब आगे बात करते हैं असेसमेंट ईयर के बारे में। तो सिंपल, अभी जैसे ऊपर समझाया बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। असेसमेंट ईयर एक पीरियड होता है 12 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर के बाद होता है। और एक चीज और बता दूं मैं, इंडिया के अंदर हम क्या फॉलो करते हैं, हम फिजिकल ईयर फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, जो कि स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल से एंड एंड होता है, वो कब होता है, एंड होता है कब, 31 मार्च को। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस हो गया, सिंगापुर हो गया, दे आर द कंट्रीज दैट आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। या फिर अगर हम यूके की बात करें फॉर एग्जांपल, तो यूके का क्या होता है, अपना 5 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड एंडिंग नहीं, 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड एंडिंग ऑन 5 अप्रैल, राइट। बट इंडिया के अंदर क्या होता है, 1 अप्रैल 2024 फॉर एग्जांपल या 2023 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च 2024 को, ठीक है। और ये 12 साल, 12 महीने का होता है, 12 साल बोल रहा हूँ मैं, बैठ। सो 12 महीने का होता है। तो अगर बोला जाए तो ये प्रीवियस ईयर हो गया अपना, और ये अपना असेसमेंट ईयर हो गया। और ये स्टार्टिंग हो रही थी फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 को, एंडिंग हो रही है 31 मार्च 2024 को। और ये जो प्री असेसमेंट ईयर एंड होगा आपका, ये होगा 31 मार्च 2025 को। तो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पे क्या था, 23-24 था, एंड जो असेसमेंट ईयर था वो था 24-25। Am I done? So financial year 23-24, assessment year 24-25। उसके बाद अभी जो रेट्स हैं, ये रेट्स कुछ डिफाइन किए गए हैं
कैसे-कैसे रेट्स होंगे, बट आई वुड रादर से कि रेट्स को डिफाइन करने से पहले, रेट्स की अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले, एनेक्सर ई पे आने से पहले, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप पर्सन की डेफिनेशन समझो। हमारे इंडिया जो इनकम टैक्स है, इंडिया इनकम टैक्स है, उसके अंदर टैक्सेशन कैसे होती है, वो रेज़िडेंट या नॉन रेज़िडेंट के भी डिफाइन होती है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन बंदा रेज़िडेंट है, कौन बंदा नॉन रेज़िडेंट है। देन ऑन लेटर पार्ट वी विल बी शिफ्टिंग टू द टैक्सेबिलिटी की रेट कैसे होते हैं अलग-अलग बंदे के हिसाब से कि आरओआर होगा, एनआर होगा, रेज़िडेंट है, सुपर सीनियर रेज़िडेंट है, स्लैब रेट्स, वो सब एक बार में एक साथ देखेंगे। अभी फिलहाल आगे ही बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स। अब पर्सन क्या होता है भैया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कौन-कौन से लोग हैं, कौन-कौन से लोग हैं जो मैं अपने यहाँ पे कवर करके बैठा हुआ हूँ। तो भैया सेक्शन 2 क्लॉज़ 31 है हमारा इनकम टैक्स एक्ट का, जो कि प्रोवाइड करता है एक इंक्लूसिव डेफिनिशन ऑफ पर्सन की, कि भैया हमारे इनकम टैक्स के अंदर ये लोग डिफाइन है, ये लोग हमारी, हम इनको पर्सन का दर्जा देते हैं। पर्सन इन द सेंस कि यहाँ पे ये मत सोचना कि पर्सन कोई लिविंग इंडिविजुअल ही होना चाहिए तो वो पर्सन होगा, नहीं। इंडिविजुअल के साथ-साथ जो आपकी एचयूएफ आपने बना रखी है, जो कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा है जी। और उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म हो गई, इंक्लूडिंग द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे के सारे सारे के सारे हमारे क्या मान लिए जाएँगे, पर्सन्स की डेफिनिशन में आएँगे। अब ये लोग पर्सन है, तो असेसी कौन है? असेसी यानी जिस बंदे की इनकम को, जिस पर्सन की इंडिविजुअल को असेस किया जा रहा है, जिस पर्सन की इंडिविजुअल को, जिस पर्सन जो लायबल है, जो किस चीज़ के लिए लायबल है भैया, आपको टैक्सेस की पेमेंट करनी है क्योंकि आपने इनकम अर्न की है, या आपको कोई भी मनी पे करनी है, या फिर इसके अंदर वो पर्सन, जो पर्सन यानी कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एलएलपी हो गया, कंपनी हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, ये सारे के सारे लोकल अथॉरिटी हो गए, ये सारे के सारे पर्सन इन रिस्पेक्ट हम कोई भी प्रोसीडिंग अगर चल रही है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर इनके केस में कोई भी इनकम है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीडिंग क्यों चल रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इनकम अर्न किया है, लॉस आपने उन्होंने गलत क्लेम कर रखा है, रिफंड कुछ है, तो ये सारे के सारे लोग जो असेसी माने जाएंगे। असेसी बोले तो असेसी मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसने इनकम अर्न की है और आपको इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबिलिटी है, आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, या फिर आप कोई डीम्ड असेसी माने जा रहे हो, या फिर आप असेसी इन डिफॉल्ट माने गए हो, तो आप सब असेसी ही माने जाओगे, तो आप सब असेसी ही माने जाओगे। समझ आई बात? तो असेसी बोले तो कोई भी ऐसा बंदा जिसने इनकम पे टैक्सेस पे करने हैं, या फिर कोई बंदा जो असेसी इन डिफ़ॉल्ट है, या फिर डीम्ड असेसी है, या फिर जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है विद रिस्पेक्ट टू इनकम लॉस या रिफंड। तो कोई भी ऐसा पर्सन पर्सन वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, लिस्ट ऑफ पर्सन्स यानी कि वही सारे लोग, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनीज एंड एवरीथिंग। वो सारे के सारे पर्सन अगर उनके अगेंस्ट में उनको टैक्स पे करना है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट है, या फिर डीम्ड असेसी माने गए हैं, तो वो सारे के सारे मैं बोलूँगा कि ये सारे के सारे मेरे लोग क्या हैं, ये सारे के सारे लोग मेरे असेसी ही हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डीम्ड टू बी असेसी के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? डीम्ड टू बी असेसी कब माने जाओगे? आपने बोल तो दिया यहाँ पे, आपने बोल तो दिया यहाँ पे कि आप डीम्ड असेसी हो, या फिर असेसी इन डिफ़ॉल्ट हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय द डीम्ड असेसी? डीम असेसी कब होते हैं भैया? डीम असेसी मैं बोलता हूँ कि आप एक लीगल गार्डियन हो किसी बंदे के, या फिर आप एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो। मैं बोलता हूँ कोई भी ऐसा जो माइनर इंडिविजुअल, माइनर हो गया, माइनर दैट इज हैविंग एन एज ऑफ 18 से कम जो बंदे हो गए, पर्सन्स हो गए, जो बच्चे हो गए हमारे अपने। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि जो बच्चे, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, व्हिच इज़ फाइन। वो तो कंपनी की उसमें लैब हो जाती है, पर्सन वो कंपनी में तो नहीं देखते ना कि 18 साल से छोटी है कंपनी तो वो माइनर हो जाएगी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल्स में देखते हैं, ओके। तो कोई भी ऐसा जैसे डांस इंडिया डांस में, या फिर जो ये आजकल बहुत सारे शोज़ चल रहे हैं, इसमें दे आर परफॉर्मिंग एंड दे आर अर्निंग एन इनकम, वहाँ से कोई अगर शो विन किया तो कोई जो प्राइज़ मनी मिलेगी वो भी उन माइनर की इनकम है। बट माइनर उस पे टैक्स नहीं पे करता है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम में वो क्लब की जाती है वो पर्टिकुलर इनकम, एंड देन जो पेरेंट्स हैं, जो भी प पेरेंट किसकी पेरेंट में करोगे, ऐसा नहीं सोच सकते आप कि इसकी इनकम है तो उसके में कर देते हैं, नहीं। जो बंदा अच्छे से अर्न कर रहा है, जिसकी हाईएस्ट इनकम है, उसी की इनकम में ऐड होती है। आप छोटे की इनकम में ऐड नहीं कर सकते। यानी कोई स्पाउस सोचे कि हस्बैंड वाइफ सोचे कि वाइफ की इनकम है उसमें ऐड कर देते हैं तो टैक्स रेट का कम मिल जाएगा बेनिफिट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिसकी हाईएस्ट इनकम होती है उसी की इनकम में ऐड किया जाता है वो इनकम, माइनर की इनकम को। तो अगर माइनर की इनकम कोई है तो माइनर अपनी रिटर्न तो फाइल नहीं कर रहा, बट आप उसके बिहाफ पे आप खुद को असेसी बना रहे हो, यानी आप उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट के सामने जा रहे हो, उस इनकम को इंक्लूड कर रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, तो यू आर नॉट द पर्टिकुलर असेसी, यू आर नॉट दैट डायरेक्ट इंडिविजुअल who has earned that income. Your child has earned that income, so you are just representing that assessee. You are just representing your child in front of an India government authority, the income tax department. तो उसको हम बोलते हैं कि representative assessee अगर आप हो।
किसी भी इनकम को असेस कराने के लिए। या फिर अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, कई बार ऐसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ डेथ हो गई किसी स्पाउस की, फॉर एग्जांपल हस्बैंड की डेथ हो गई एंड अभी जो बीच में इन द मिड ऑफ द ईयर हो गई, उसने इनकम कुछ अर्न की है, अब जो मर गया इंसान उसकी रिटर्न कौन फाइल करेगा? उसके लीगल हायर्स या फिर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मेनली स्पाउस ही होती है। तो वी यूज टू रजिस्टर दैट, इसकी स्पाउस को हम रजिस्टर करते हैं उसके पोर्टल पे जाके एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास साइनिंग अथॉरिटी आती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आईटीआर पे साइन करके सेंड करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को द लास्ट रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर असेसी के लिए। ठीक है, तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हो, या फिर आप किसी एजेंट हो, किसी भी नॉन रेजिडेंट के, इंडिया में आपको किसी ने एजेंट बना दिया नॉन रेजिडेंट ने, वो बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे करो, तो आप सब के सब क्या माने जाओगे? आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाओगे। अब बात करते हैं कि आप असेसी इन डिफॉल्ट कब माने जाते हो। तो असेसी इन डिफॉल्ट कब माने जाते हैं? असेसी इन डिफॉल्ट इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट में वैसे तो डिफाइन नहीं है, बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो असेसी इन डिफॉल्ट कब होगा यार? यानी कि नॉर्मल आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन ही नहीं किया, तो सिंपल सी बात है कि डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। अगर आप डीम्ड भी माने जा रहे हो तो सबके सब माने जाएंगे। यानी कि आपने क्या किया है? आपने फेल कर दिया। अब यू हैव जस्ट फेल्ड टू डिस्चार्ज हिज प्रिस्क्राइब्ड ऑब्लिगेशंस सच एज फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, फेलियर इन पेमेंट और डिपॉजिट ऑफ टैक्सेस। आपने या तो पेमेंट नहीं करी, डिपॉजिट नहीं किया टैक्सेस, टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, विदहोल्ड भी कर लिया तो आपने डिपॉजिट नहीं कराया गवर्नमेंट के पास, आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी, तो आप सबके सब क्या माने जाओगे? आप सबके सब असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। इन द शॉर्ट आप असेसी ही माने जाओगे। सो वी हैव लुक्ड इनटू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन एंड असेसी। Now, we are just moving into the most important topic of this particular chapter is what is residential status? What is residential status? क्या होता है ये residential status? तो भैया रेजिडेंशियल स्टेटस भैया ये होता है सिंपल कि आप बंदे के स्टे डेज के हिसाब, बंदे के स्टे डेज के हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करें। क्यों करना है रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन? रेजिडेंशियल स्टेटस के डिफाइन होने के बेसिस पे ये पता चलता है कि आपकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स की जाएगी। अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट ओके, वी विल बी स्टडिंग पर्टिकुलर डिटेल में कि आरओआर कब बनोगे, आरएनओआर कब बनोगे, एनआर कब बनोगे, बट एक ओवरव्यू ले लो मेरे से कि अगर आप आरओआर बनते हो तो ग्लोबल इनकम टैक्स कर देंगे आपकी, यानी कि जो भी इनकम आपने कहीं भी अर्न किया सब टैक्स कर देंगे। नॉन रेजिडेंट हो तो खाली इंडिया की इनकम टैक्स करेंगे। आरएनओआर हो तो इंडिया की इनकम टैक्स करेंगे प्लस समथिंग कोई पी रिलेटेड टॉपिक है वो एक बार देखेंगे, वो टैक्स करेंगे। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे पता चलता है कि कौन सी इनकम आपकी टैक्स की जाएगी, कौन सी इनकम आपकी टैक्स की जाएगी। ठीक है जी। अब आरओआर रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। आप फिजिकली इंडिया में कितना प्रेजेंट थे उसके बेसिस पे हम रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं। So the income tax liability calculate करती है is calculated on the basis of the total income. So income tax liability जो income tax liability है SSC की वो कैसे डिफाइन करते हो? पहले आप total income डिटरमाइन करते हो and then you compute the taxes. Okay. Now what is to be included in the total income of the SSC is greatly influenced by his residential status. Obviously जैसे मैंने मेंशन किया कि आपकी कौन कौन सी इनकम आपके हाथ में टैक्स की जाएगी इंडिया के अंदर, वो डिटरमाइन करता है या वो डिपेंड करता है आपका रेजिडेंशियल क्या है इंडिया में। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका जो है मेन चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर पर्सन रेजिडेंट है, रेजिडेंट बोले तो आरओआर अगर है तो आरओआर के केस में ग्लोबल इनकम टैक्स कर दी जाएगी। ऑन द अदर हैंड वो बंदा सिटीजन है इंडिया का बट नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है तो भैया सिंपल आपकी जो ओनली लायबल ऑन इज इंडिया सोर्स इनकम, जो खाली आपने इंडिया में रह के इनकम कमाई है वो खाली आपकी टैक्स की जाएगी। जो खाली इंडिया में बैठ के आपने इनकम कमाई है वो खाली आपकी टैक्स की जाएगी। तो ये आपको डिटरमाइन करना जरूरी है। सो हेयर टू द रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टे डेज इन इंडिया। आपका स्टे डेज क्या है? पीरियड ऑफ द स्टे डेज इन इंडिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने सिंपल से बोला है कि असेसमेंट या 21-22 से कुछ टोटल इनकम की भी अमेंडमेंट्स हुई थी इंडिया सोर्स इनकम से, कि अगर आपकी टोटल इनकम ये है, टोटल इनकम इतनी है 15 लाख तक की है और आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो बट इंडिया पे आ रहे हो जस्ट फॉर द वेकेशन पर्पसेस, विजिट पे आ रहे हो, सो वो सब चीजें देखेंगे। बट वो उन्होंने असेसमेंट या 21-22 से किया है, बट आई वुड से कि ये इतने किसी काम का नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, इसे इग्नोर करो, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बस सिंपल सा आपको याद रखना है कि भैया स्टे डेज कैसे कंप्यूट होंगे, बेसिस ऑन द स्टे डेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टे डेज के बेसिस मैंने बोला कि रेजिडेंशियल स्टेटस को मैं डिटरमाइन करता हूँ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाऊं छोटा सा, तो या तो आप बनोगे रेजिडेंट या तो आप बनोगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगर आप रेजिडेंट भी बन गए तो फिर आपको डिपेंड करेगा कि या तो आप बनोगे ROR या फिर आप बनोगे RNOR। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो आप रेजिडेंट बन रहे हो या फिर नॉन रेजिडेंट बनोगे। और रेजिडेंट अगर बन भी गए तो आप आरओआर के लिए 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे, और आरएनओआर अगर नहीं कंडीशंस मीट होती है आरओआर वाली
यहाँ पे 2 कंडीशंस आपके पास आएंगी। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं होती, यहाँ पे अब दोनों कंडीशन को होना कंपल्सरी है। सो बोथ कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशन जो भी आपकी हैं वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तब आप आर बनोगे, अदरवाइज आप आर बन जाओगे और एनआर बन जाओगे, नहीं कुछ होगा। तो सब डिवाइडेड है, आर रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है जी। उसके बाद अब आगे बात करते हैं, इसको अभी मैं वापस से आता हूँ, इस पैराग्राफ को भी वापस से पढ़ाएंगे आपको। पहले नॉर्मल नॉर्मल पढ़ते हैं, वो अलग कंडीशन है, वो बंदे की, कोई बंदा वैसे नॉर्मल स्टे पे आ रहा है तब उसको देखेंगे, बट उससे पहले नॉर्मली इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, एंड देन वी विल लुक इनटू दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। आप बस मेरे हिसाब से पढ़ते जाओ, जैसे मैं जिस फ्लो में पढ़ते जा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ते जाओ, अभी मैं सोचना कि क्यों छोड़ दिया, बिकॉज आई नो कि कौन सा टॉपिक आपको कब समझाना है। ठीक है, सो जस्ट बिलीव मी, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो जस्ट हो जाएगा सब, शांति। चलिए जी, अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सिंपल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मैं एचयूएफ की कंपनी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल, आप जैसे हम जैसे लोग। तो भैया रेजिडेंट, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ तो इंडिविजुअल हमारे पास जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 कैटेगरी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 कैटेगरी इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आई वुड से डीम रेजिडेंट जो भी ऊपर छोड़ा था हमने, और नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए, तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं कि रेजिडेंट के लिए मैं क्या देखता हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है, सबसे पहले बेसिक कंडीशन जो है वो सबसे पहले यही है कि आपका जो स्टे है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में मतलब असेसमेंट ईयर में मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ, आप यहाँ खड़े होकर डिटरमाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको तो रिटर्न फाइल करनी है, आप तो रिटर्न फाइल करने में लगे हुए हो, आपको रिटर्न फाइल करनी है। अब आपको क्वेश्चन आया कि भैया रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका सीए, अब ऐसे ऐसे करो बैठ के, पता नहीं जी, नहीं पता, क्यों नहीं पता, स्टेटस के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। क्यों पूछ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम टैक्स होने वाली है वो कौन कौन सी इनकम टैक्स होने वाली है ये आपको डिटरमाइन करना है। सारी की सारी इनकम जोड़ दोगे इसकी, जैसे यूके में, यूएस में, सिंगापुर में, दुबई में, सब करके सब उठा के जोड़ देता हूँ, या फिर खाली इंडिया इनकम टैक्स करनी है, वो कब डिपेंड करेगा, उसका फिजिकल स्टे पे डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टे मतलब से पता चलेगा वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अब वो डिटरमाइन करना। समझ आ गया आपको कि क्यों मैं रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहा हूँ। चलिए, तो रेजिडेंट बनने के लिए सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि 180 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। सो आपका जो स्टे है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, आपका जो स्टे है वो 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अगर आपका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा है तो आप रेजिडेंट हो, तो आप क्या हो, रेजिडेंट हो। अब उसके बाद मैं कंडीशंस और चेक करता हूँ, दो कंडीशंस और चेक करता हूँ, यहाँ से आप छोड़ के सीधा यहाँ पे आओगे, ये दो कंडीशंस ये होती हैं कि अगर आप, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इन्होंने ना बहुत ऊपर नीचे किया सच्ची में, नॉट दैट प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं कर रखा है। ठीक है, ठीक है, एनीवेज हमने बोला था कि आप रेजिडेंट बन गए, रेजिडेंट के बाद मुझे डिफाइन करना है कि आप आर हो या RNOR हो, ये देखने के लिए। तो रेजिडेंट के मैंने क्या बोला कि आपका जो स्टे है वो 182 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए, सिंपल एज दैट। अगर ये है तो अब मैं बोलूंगा आप रेजिडेंट हो, बट अभी भी मैं रेजिडेंट में RNOR हूँ या ROR हूँ ये चेक करने के लिए बस 2 कंडीशन है जो मैं नेक्स्ट नीचे बता रहा हूँ। तो वो 2 कंडीशंस क्या हैं, 2 कंडीशंस ये हैं कि आप किसी भी, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट के हिसाब से बता रखा है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हिसाब से कंडीशन बता रखे हैं, बट मैं इसका उल्टा बता रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे समझ लो, एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स यू हैव टू क्वालिफाई एज रेजिडेंट, रेजिडेंट आपको डिफाइन होना पड़ेगा। साथ के साथ आपका जो स्टे है वो मोर देन 729 डेज होना चाहिए, 729 डेज होना चाहिए, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपका जो स्टे है वो 730 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तब अगर ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हैं तो आपके बन जाओगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट।
तो अभी देखो, फटाफट कंडीशन में समझाता हूँ। तो रेजिडेंट स्टेटस इंडिविजुअल का निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो इंडिविजुअल जो इंडिया के प्रीवियस ईयर में जो आपकी स्टे डेज हैं, वो आपके 182 डेज या उससे ज़्यादा के होने चाहिए। पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कितनी दिन इंडिया में रहने चाहिए? आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा के रहने चाहिए। अगर आप रह रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप उस फाइनेंशियल ईयर के तो रेजिडेंट हो। बट मैं आपकी हिस्ट्री भी चेक करूँगा, खाली आप इसी साल ऐसे आके रह रहे हो या फिर आप पास से इंडिया में ही रह रहे हो, बचपन से आप इंडिया में ही रह रहे हो। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इसके लिए आप पिछले 7 साल फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल में आपका जो स्टे है, आप जो इंडिया में रुके हो, कंटिन्यूअसली आए गए इन टोटल जो मैं देखूँगा फिजिकल प्रेजेंस इंडिविजुअल की इंडिया के अंदर वो 729 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 730 डेज या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? स्टे डेज पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स में प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के उससे पिछले 7 साल में आपका जो स्टे है वो 730 डेज या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। प्लस प्लस यहाँ पे कंडीशन और है। क्या कंडीशन है? कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल के अंदर आप कम से कम 2 बार रेज़िडेंट बने होने चाहिए। रेज़िडेंट मतलब नॉर्मल बेसिक कंडीशन जो मैं देख रहा हूँ, 182 डेज़ या उससे ज़्यादा वाली कंडीशन, उसमें आप रेज़िडेंट बने होने चाहिए कम से कम। अगर ऐसा कुछ है, तो आप इस साल के अंदर आरओआर दैट इज़ रेज़िडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेज़िडेंट क्वालीफाई हो जाओ। फिर आप ग्लोबल इनकम के लिए टैक्स पे करोगे आप। एम आई डन? सो नंबर 1 कंडीशन समझ आ गई अब। उसके बाद अगर मैं एक चीज़ बोल दूँ कि लेट्स सपोज़ बाय चांस 182 डेज़ नहीं हो रहे, ठीक है? 182 डेज़ या उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, बेसिक कंडीशन में एक लफड़ा आ गया। क्या लफड़ा आ गया? कि यार 182 डेज़ नहीं हो रहे, बाय चांस मैं बोलता हूँ कि लेट्स सपोज़ 180 डेज़ हो रहे। अब गवर्नमेंट तो सिर पकड़ के बैठ जाएगी, यार बस 2 दिन, बस 2 दिन के फ़र्क से 2 दिन के फ़र्क से ये कांड हो गया। करेक्ट? इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग तरीके से पकड़ा उस बंदे को। उसमें बोला कि अगर अच्छा ठीक है 182 डेज़ नहीं हो रहे ना, हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं लेट्स सपोज़ दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका असेसमेंट ईयर हो गया एंड दिस 1, 2, 3, 4 ये आपके पिछले 4 ईयर्स हो गए, ठीक है? प्रीसीडिंग जस्ट बेयर विथ माय राइटिंग, दिस इज़ प्रीसीडिंग 4 ईयर्स हो गए आपके, आप इस इनकम में खड़े हैं। अगर आपके उसमें ये बोलता है कि अगर यहाँ पे आप 60 डेज या उससे ज़्यादा रुके हुए हैं, अगर आप 60 डेज या उससे ज़्यादा रुके हुए हैं एंड उससे पिछले 4 साल में आप कम से कम 365 दिन रुके हुए हैं, तो भी हम मान लेंगे आप रेजिडेंट हो। और उसके बाद वो 2 कंडीशन और देख लो, आप आरओआर बन जाओगे। वंस मोर, ओके? सिंपल सी बेसिक कंडीशन, एक बेसिक कंडीशन है कि जिस साल आप इंडिया में रुके हो, जिस प्रीवियस ईयर की हम बात करें, उस प्रीवियस ईयर में आपका स्टे डेज क्या 182 डेज या उससे ज़्यादा का है तो रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। लिंक कमेंट का रुको, नॉन रेजिडेंट एकदम मत भागो। अब जो 182 डेज वाले या उससे ज्यादा वाले हैं वो अलग हो जाओ। अब जो बचे हुए लोग हैं, इनमें से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो उस साल कम से कम 60 दिन इंडिया में रुके हैं? हाथ उठा लो। ठीक है, आप रुके हो। और क्या पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रुके हो? हाँ जी रुके हो, तो भी आप रेजिडेंट बन जाओगे, बाकी लोग एक तरफ हो जाओ, आप पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं रुक पा रहे, आप इस साल भी 60 दिन नहीं रुक पा रहे, तो भैया जाओ, आप जाओ। यहाँ पे एंड है यहाँ पे बीच में 60 डेज एंड 365 डेज वाली कंडीशन है ये। तो यहाँ पे 60 डेज इस प्रीवियस ईयर में होने चाहिए और उससे पिछले 4 साल में आप कम से कम 365 दिन इंडिया में रुके होने चाहिए, तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। अब रेजिडेंट तो बन गए, अब आरओआर बनने के लिए 2 कंडीशन कि पिछले 7 साल के अंदर आपके कम से कम स्टे डेज इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा के होने चाहिए और कम से कम आप 2 फाइनेंशियल ईयर्स आउट ऑफ द प्रीसीडिंग 10 फाइनेंशियल ईयर्स में आप रेजिडेंट क्वालीफाई होने चाहिए। तो आप क्या बन जाओगे इस साल के? आरओआर। अगर आरओआर बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? आरओआर बन जाओगे तो आपके हाथ में ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, एक वाटर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब हमने समझ लिया कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या है। सबसे पहले बेसिक कंडीशन जो फॉरमोस्ट बेसिक कंडीशन, सबसे नॉर्मल बेसिक कंडीशन है, वो क्या है? नॉर्मल 182 डेज से ज्यादा की, या फिर अगर 60 डेज प्लस 360 रहती है, यहाँ पे चेक करिए, ठीक है? उसका 2 एडिशनल कंडीशन है, 729 डेज से ज़्यादा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, या फिर नहीं एंड एडिशनल यानी कि एंड बेसिक में जो 2 कंडीशन में से कोई भी एक चला लो, प्लस एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन ओनली आप आरओआर बनोगे। लास्ट बेसिक कंडीशन जो एडिशनल कंडीशन है वो क्या है? कि आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में से आप कम से कम 2 बार रेजिडेंट बनने चाहिए इंडिया के। भैया आप आरओआर बनोगे तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल इनकम टैक्स होगी, ग्लोबल इनकम टैक्स होगी। अब यहाँ पे जो 60 डेज है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो 60 डेज है वो मैं 182 डेज कर दूंगा।
अब 182 डेज कर दूंगा तो बेसिक कंडीशन देखा जाए तो एक ही मान जाएगी, 182 डेज से ज्यादा की फिर 365 पे आना ही नहीं है। बट वो 3 केसेस कौन कौन से, इनफैक्ट 4। कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन, कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर रह रहा है, जो इंडिया के बाहर रह रहा है और इंडिया में आया है विजिट पे, और इंडिया में कब आया है, विजिट पे आया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड उसकी इनकम अप टू 15 लाख रुपए है। इसको अभी और समझेंगे रिटर्न, बट इतना समझ लो कि कोई भी ऐसा इंडिया का सिटीजन, यानी कि जो पासपोर्ट आपका इंडिया का होना चाहिए, रहे आप बाहर रहे हो, ठीक है, बट आप इंडिया में आए हो खाली विजिट पर्पस के लिए, और आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम जो, या फिर जो इंडिया इनकम है, टोटल इनकम बोले तो इंडियन इनकम, खाली इंडिया पर्टेनिंग इनकम, तो अप टू 15 लाख रुपए है, तो मैं 60 डेज को भी 182 डेज मानूंगा। तो मैं बोलूंगा इन शॉर्ट, अगर वो बोल क्या बोल रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो 60 डेज वाली कंडीशन है ना आपकी, 60 प्लस 365 वाली, वह 182 प्लस 365 की करूँ, मैं 182 प्लस 365 की क्यों करूँ भाई, वो ऑलरेडी 365 हटा दो ना, फिर 182 डेज और दो एडिशनल कंडीशन देख लेना, बात खत्म। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी जो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड उसकी इनकम अप टू 15 लाख है, तो इन दोनों कंडीशन को एक बना दो ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर सिटीजन जो इंडिया के बाहर रह रहा है और इंडिया आया है खाली विजिट पर्पस के लिए और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए तक की है, तो 60 डेज मेरे 182 डेज एक्सटेंड हो जाएंगे। या फिर मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूँ कि मेरे खाली सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन रह जाएगी, दैट इज 182 डेज से ज्यादा की प्रेजेंस होनी चाहिए इंडिया में, फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है, एडिशनल कंडीशन को कोई नहीं छेड़ रहा। दूसरा, तीसरा केस ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा इंडिया का सिटीजन, इंडिया का सिटीजन, यहाँ पे ओरिजिन नहीं बोला, इंडिया का सिटीजन जो लीव कर रहा है प्रीवियस ईयर में फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, होता है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में, इंडस्ट्री में देखोगे तो यू वेंट ऑन एन ओवरसीज असाइनमेंट, तो आप जाते हो, लॉन्ग टर्म असाइनमेंट होता है, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट होता है, या फिर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जाते हो, आप यहाँ की कंपनी से रिजाइन कर दिया, आप यूके शिफ्ट हो रहे हो, यूएस शिफ्ट हो रहे हो, और वहाँ पे आपको कोई लोकली हायर कर रहा है, आपका पेरोल भी शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन है, कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर जा है, क्यों जा रहे हैं भाई बाहर, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं यार, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं तो 60 प्लस 65 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हमें 182 डेज वाली कंडीशन ही आएगी। या फिर कोई भी ऐसा इंडिया सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ द शिप ऑफ एन इंडियन शिप, इंडिया का शिप है और आप एज अ क्रू मेंबर इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, तो आपके केस में 60 प्लस 365 वाली कंडीशन नहीं लगेगी, यहाँ पे 182 डेज वाली ही कंडीशन लगेगी। तो 4 केसेस है भाई, 4 केसेस, 4 केसेस आपको जो समझने पड़ेंगे। इसमें इन्होंने बोला है कि ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें 360 प्लस 365 ना देख के आप 182 प्लस 365 देखो। मैं क्यों देखूं 80 प्लस 182 प्लस 365, मेरी बेसिक कंडीशन जो नंबर 1 थी वो यही थी ना कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा है तो रेजिडेंट है, सिंपल। तो अगर ये 4 जो मैंने केस बताए, अगर इनका भी प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा स्टे है, तो मैं फिर एडिशनल कंडीशन में मूव करूंगा ना यार, मैं 365 को देख के करूंगा क्या, कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जो इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर रह रहा है और इंडिया में आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, विजिट के लिए आ रहा है और उसकी इंडिया इनकम 15 लाख रुपए तक की है, तो हम बोलेंगे कि आप क्या हो, आपका 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी, 60 प्लस 365 वाली नहीं लगेगी। या कोई भी ऐसा इंडिया सिटीजन, कोई भी ऐसा इंडिया सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बोले तो असाइनमेंट ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे क्या कवर हो जाएगा आपका, असाइनमेंट भी कवर हो जाएंगे। अब चाहे वो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट कवर क्यों ना हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म असाइनमेंट क्यों ना हो, आप जा सकते हो। और आपको यहाँ पे 60 प्लस 365 की मैं कंडीशन देखना स्टार्ट करूंगा। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, क्या कोई भी ऐसा इंडिया शिप का मेंबर, इंडिया शिप का क्रू मेंबर हो और आप इंडिया शिप से ही आप बाहर जा रहे हो, तो यहाँ पे 60 प्लस 365 रखो, ओनली 182 डेज या उससे ज्यादा आप रेजिडेंट बन जाओगे। Am I done? Am I done? Okay. Moving forward, अब कुछ और कंडीशंस भी हैं। अब इन्होंने बोला कि ये 60 प्लस 365 वाले में बहुत लफड़ा हो गया, अब एक एक्सेप्शन और है, भैया ये 60 प्लस 365 को मैं 120 डेज प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर, और ये अपना ये कंडीशन हो जाएगी। किस केस में, इंडिया का सिटीजन है या फिर इंडिया का ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर
सिटीजन इंडिया में आ रहा है विजिट पर्पस के लिए और जो उसकी टोटल इनकम है, इंडियन इनकम वाली जो इंडिया की इनकम है, वो मोर देन 15 lakhs, तो भैया आप डीम नाउ द इंडिविजुअल इन दिस सिचुएशन इज डीम्ड एज नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। आप क्या माने जाओगे? सिंपल, अगर आप ये कंडीशन में आ रहे हो, अगर आप ये कंडीशन में आ रहे हो तो फिर आप नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया माने जाओगे, अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। यानी कि आप प्रीवियस ईयर में 120 डेज या उससे ज़्यादा के लिए थे, प्लस आप पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज़्यादा के लिए थे, तो भी आप क्या मान लिए जाओगे? सिंपल आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मान लिए जाओगे। आर एडिशनल कंडीशन देख के आर बना सकते हैं आपको, वो कोई टेंशन नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो आप रेजिडेंट बन जाओगे। रेजिडेंट भी अगर आप एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आर ही बनोगे, बिकॉज दैट्स व्हाट दैट इट मीन कि अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे यू विल बी क्वालिफाइड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब रेजिडेंट के बाद भी आर बनोगे, आर करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन दी एडिशनल कंडीशन की सेटिस्फेक्शन पे। चलिए जी, तो मैंने क्या बोला? अब देखो मैं बताता हूँ इसका बेसिक फंडा क्या है। ठीक है, बेसिक फंडा समझ लेना, उसके बाद आपको और क्लैरिटी आने वाली है। नाउ लेट्स जस्ट अ सेकेंड। देखो लेट मी टेल यू दिस, ये आपका प्रीवियस ईयर है। इसको थोड़ा सा पीछे लेट्स समझ लीजिए, ये फाइनेंशियल ईयर आपका 21-22 था, फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25, ठीक है, और ये आपका 2021 एंड दिस इज 1920। आप यहाँ पे ऑन 30th ऑफ जून ऑफ 2021 आप कहाँ चले गए हो? शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पे चले गए। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पे चले गए, सो व्हाट आई विल डू इज कि इस प्रीवियस ईयर में क्या देखोगे जल्दी बताओ। अगर आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट पर्पस पे जा रही हो, ये बंदा इंडिया का सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन है, ये इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बोले तो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट, लॉन्ग टर्म असाइनमेंट या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। बाहर जा रहे हो काम करने के पर्पस से, दैट्स ऑल ये चाहता है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी? यहाँ पे कंडीशन लगेगी 182 डेज या उससे ज्यादा की कंडीशन होनी ही होनी चाहिए, प्लस एडिशनल कंडीशन में चेक कर लूंगा तो मैं आर बनाऊंगा। अदरवाइज आप क्या बन जाओगे? क्या बोलते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप आरावर बन जाओगे। अगर आप यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए बेसिक, तो मैं क्या बोलूंगा, आप सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। तो इस ईयर में, इस पर्टिकुलर ईयर में आपके जो स्टे डेज है वो अप्रैल मई जून, दैट इज 90 डेज, ये 182 डेज नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इस ईयर में तो नॉन रेजिडेंट ही बन गए ना भैया। आप इस ईयर में क्या बन गए हो? आप इस ईयर के तो नॉन रेजिडेंट ही बन गए हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदा गया है, लेट सपोज लॉन्ग टर्म असाइनमेंट पे गया था, शॉर्ट टर्म को छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म असाइनमेंट पे गया था 5 ईयर्स के लिए। ये बंदा जा रहा है लॉन्ग टर्म असाइनमेंट पे 5 ईयर्स के लिए, तो ये साल गया, ये साल गया, ये साल आगे कभी ना कभी आएगा वापस से। बट इसका फैमिली मेंबर भी इंडिया में होंगे और जरूरी नहीं कि सैलरी इनकम भी अर्न कर रहा हो सकता है इसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो इसकी, उसकी रेंटल प्रॉपर्टीज हो सकती है, कोई फ्रीलांसिंग वर्क इंडिया में कर रहा हो या कोई बिजनेस रन कर रहा हो एज अ पार्टनर कुछ भी कर रहा हो, और ये बाहर चला गया, कोई जा सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। बट अब ये कहीं ना कहीं इंडिया में आ रहा है विजिट पर्पज के लिए, देखभाल करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से कि लेट सपोज इंडिया में यहाँ पे आता है, इस ईयर में आता है ये विजिट। ठीक है, जब जिस साल ये विजिट पे आएगा उस साल में आप 182 डेज के पीछे नहीं पड़ोगे। सिंपल, उस समय आप ये देखोगे कि इसकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम, इसकी जो इंडिया इनकम है, टोटल इनकम बोले तो इंडिया इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है या 15 लाख या उससे कम है तो क्या होगा? अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 120 डेज लिखेंगे, अदरवाइज 120 डेज। एम आई डन? एम आई डन? ओके, तो देखो, जिस साल आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, जिस साल आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, क्रू मेंबर के लिए, या फिर नॉर्मल अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और आपकी इनकम उसको छोड़ दो, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो उस साल तो मैं आपकी 182 डेज वाली कंडीशन कहूंगा, 60 प्लस 365 नहीं होगी वहाँ पे, 182 प्लस 365 होगी। या फिर मैं नॉर्मल बोलता हूँ 182 डेज वाली कंडीशन देखूंगा, वो सेटिस्फाई होती है तो एडिशनल कंडीशन देख लो, रेजिडेंट बनाने के बाद आर बन जाओगे, आर बन जाओगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती 182 डेज वाली तो स्ट्रेट अवे यू विल बी क्वालिफाइड एज अ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। ठीक है,
उसके बाद आप इंडिया के अंदर तो आ सकते हो वापस से। जब इंडिया के अंदर आप आ रहे हो तो इन्होंने क्या बोला, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन हु इज कमिंग ऑन अ विजिट। आप विजिट पे आ रहे हो, विजिट पे आ रहे हो, जब विजिट पे आ रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन देखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं टोटल इनकम अगर आपकी 15 लाख से ज्यादा है या 15 लाख से कम है, अगर 15 लाख से इनकम ज्यादा है तो मैं देखूंगा कि 120 डेज से ज्यादा हो रही है सेटिस्फाई, 120 प्लस 365 वाली कंडीशन देखूंगा, अगर इस क्वालिफाई हो रही है तो रेजिडेंट, एडिशनल कंडीशन देख के सीधा आ रहा हो। 15 लाख से इनकम कम है या 15 लाख तक की है तो मैं 122 डेज ही देखूंगा। अब एक और चीज जो एक्सटेंड में यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर लेट सपोज इस ईयर में इन वापस आता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रीपैट्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रीपैट्रिएट कर रहा है, तो रीपैट्रिएट में कोई कंडीशन नहीं है। जिस साल आप जा रहे हो उस समय को हमने, जिस साल आप जा रहे हो उस साल में हमने 60 को 182 डेज एक्सटेंड किया था। जिस साल आप इंडिया में आ रहे हो विजिट पे उस समय हमने बता दिया इनकम पे एक्सटेंड है। विजिट पे आ रहे हो वापिस नहीं आ रहे, विजिट पे आ रहे हो वापिस चले जाओगे। लेकिन जिस साल आप वहां का असाइनमेंट खत्म करके, चाहे वो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट था लॉन्ग टर्म असाइनमेंट था, आप वापिस छोड़ के सब इंडिया में आ रहे हो तो यहाँ पे 60 प्लस 365 वाली कंडीशंस भी वर्क करेगी डूड। बच्चों जी समझ आया बात, मैंने क्या समझाया, थोड़ा सा ट्विस्ट है बड़ी, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डिटेल किया ताकि आपको पता चले कि कौन सी कंडीशन कहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ पे ऐसा जितना नहीं लिखा हुआ, आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग, जो लॉ में लिखा हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा इंटरप्रेट करके आपको अच्छे से समझा दिया। तो बेसिक्स, इतना दिमाग समझो, इतना दिमाग समझो, आंख बंद करके सोचो मैंने क्या बोला, कि भैया जिस साल आप जा रहे हो, जिस साल आप जा रहे हो, जिस साल आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए जा रहे हो, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, जिस साल भी जा रहे हो उस साल में मैं 60 डेज 365 डेज को नहीं देखूंगा। मेरी एक ही बेसिक कंडीशन रह जाएगी 182 डेज वाली। डन, डन। 182 डेज वाली कंडीशन रह जाएगी। 182 डेज से ज्यादा है तो रेजिडेंट, 182 डेज से कम है तो नॉन रेजिडेंट। अगर 182 डेज से ज्यादा है तो एडिशनल कंडीशन दो देख लो फटाफट, 730 डेज वाली या 2 साल वाली रेजिडेंट की आउट ऑफ द 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो आप आर बन जाओगे, अदरवाइज आर बन जाओगे। 182 डेज से कम था तो नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। डन इतना। ठीक है, अभी बंदा चला गया तो ऐसा तो नहीं इसके फैमिली मेंबर्स इंडिया में होंगे, हो सकता है स्पाउस हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, बिजनेस इनकम अर्न कर रहा हो तो बीच बीच में आएगा, बीच बीच में आएगा। अब जब विजिट पे आ रहा है बीच बीच में तो मैं यहाँ पे टोटल इनकम के बेसिस पे उसको बाइफरकेट करूंगा, आपकी इनकम इंडिया में 15 लाख से कम या 15 लाख तक की है या फिर 15 लाख से ज्यादा की है। अगर 15 लाख से ज्यादा की है तो 120 डेज आपके प्रीवियस ईयर में सेटिस्फाई हो रहे हैं, प्लस 365 प्रीसीडिंग 4 में हो रहे हैं, या फिर 182 डेज स्ट्रेट अवे भी अगर हो रहे होंगे। मेरी फर्स्ट बेसिक कंडीशन हमेशा 365 जो 182 डेज आई थी वो कभी इन्होंने छेड़ी नहीं है, ये समझ लेना। एडिशनल कंडीशन जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 थी 60 प्लस 365 को इन्होंने छेड़ रखा है, बस दैट्स इट। और अगर 182 डेज पे आ रहे हैं तो मैं खाली एक ही बेसिक कंडीशन ध्यान रखता हूँ, अगर 120 डेज है ना दूसरी बेसिक कंडीशन में देखूंगा। तो अगर 120 डेज से ज़्यादा ये इंडिया में आए हैं, 120 डेज से अगर ये ज़्यादा इंडिया में आए हैं तो मैं क्या चेक करूंगा, 120 डेज प्लस 65 डेज ओके, और दो एडिशनल कंडीशन ओके, यू आर 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 नहीं हुई तो आप नॉन आर एन आर बन जाओगे। अगर 120 डेज से भी कम के लिए इंडिया में रुके हो तो भैया जाओ, आप नॉन रेजिडेंट ही हो, कल इंडियन इनकम टैक्स पे कर दो, जॉब करोगे। अगर आपकी इनकम 15 लाख है उससे कम की है तो स्टे डेज वापिस से 182 डेज ही देखूंगा। लेकिन ये सब कंडीशन कब की है, जो 360 प्लस 365 कंडीशन कब कब छेड़ा गया, अगर ये बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है, अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं या फिर बीच में विजिट कर रहे हैं। रिपैट्रिएशन के टाइम पे कुछ नहीं बोला, तो रिपैट्रिएशन के टाइम पे जो मेरी बेसिक कंडीशन जो दोनों चल रही थी वो चलती ही रहेंगी। 182 डेज हो फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में, या फिर 60 प्लस 365 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। रेजिडेंट के बाद आप दो एडिशनल कंडीशन और देख लेने का, और उसके बाद अगर वो भी सेटिस्फाई होते हैं देन यू विल बी क्वालिफाइड एज आर या फिर आर एन। ठीक है जी, ओके जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डीम रेजिडेंट इन्होंने क्या बोला, डीम रेजिडेंट वही इन्होंने बोला कि इन व्यू ऑफ सेक्शन 6 से कोई भी ऐसा इंडिया सिटीजन है जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं बन रहा, हु इज नॉट अ रेजिडेंट अंडर 61 यानी कि 182 डेज वाली कंडीशन, shall be deemed to be resident of India during the previous year if his total income during the year exceeding 15 lakhs and he is not liable to pay any tax in other country। Sorry my bad, यहाँ पे 182 डेज यानी कि मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक बार ये समझ लो कि ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा क्या,
हाँ जी, तो डीम्ड रेज़िडेंट कब माने जाओगे? डीम्ड रेज़िडेंट कब माने जाओगे? मैं बोलता हूँ कि आप जो है इंडिया के रेज़िडेंट बन ही नहीं पा रहे हो। आपकी कंडीशन जो है 120 डेज़ से कम आ रही है, ठीक है? तो 120 डेज़ से कम आ रही है, अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे कम की थी, या फिर अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा की 15 लाख या 15 लाख से कम की है तो 182 डेज़ वाली कंडीशन देखनी है मेरे को, या फिर अगर 15 लाख से कम की है, 15 लाख से सॉरी ज़्यादा की है तो 120 डेज़ वाली कंडीशन देखनी है अपन को। बट वो कंडीशन कोई सैटिस्फाई नहीं हो पा रही, उसके हिसाब से आप नॉन रेज़िडेंट बन रहे हो। नॉन रेज़िडेंट बन रहे हो तो यार ये तो गलत हो गया। और मैं कह रहा हूँ दूसरी कंट्री में भी आप कहीं के रेज़िडेंट नहीं बन पा रहे हो। तो अगर कहीं के नहीं रेज़िडेंट बन पा रहे हो तो आप ग्लोबल इनकम पर तो टैक्स कहीं नहीं हो रहा ना मतलब आपका। तो इन व्यू ऑफ सेक्शन 61A कोई भी ऐसा इंडिया का सिटीजन है, इन्होंने क्या बोला, कोई ऐसा इंडिया का सिटीजन है, कोई भी ऐसा इंडिया का सिटीजन है जो रेजिडेंट नहीं है 61 के हिसाब से, वो डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा प्रीवियस ईयर में, अगर उसकी इंडिया इनकम, अगर उसकी इंडियन इनकम ड्यूरिंग दैट ईयर एक्सीड करती है 15 लाख रुपए को। अगर 15 लाख रुपए से एक्सीड करती है और आप कहीं के भी रेजिडेंट नहीं माने जा रहे हो, तो आपको क्या किया जाएगा, तो आपका डीम टू बी रेजिडेंट इंडिया का मान लिया जाएगा, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा की और आप कहीं के भी रेजिडेंट नहीं माने जा रहे हो। एंड और अगर कहीं के रेजिडेंट नहीं माने जा रहे प्लस लायबल टू बी पे टैक्स नहीं हो किसी भी कंट्री में बाय वे ऑफ रीजन ऑफ डोमिसाइल रेजिडेंस जो भी है, तो वो आप क्या माने जाओगे, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मान लिए जाओगे। सो दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल नॉट विथस्टैंडिंग टू द नंबर ऑफ डेज स्टे डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैं कह रहा हूँ खाली 4 दिन रुका हो इंडिया में, चाहे वो 4 दिन ही क्यों ना हो इंडिया में, इसके लिए हमने बोल दिया। और ये यहाँ पे नॉन रेजिडेंट बन रहा है, यहाँ पे रेजिडेंट नहीं बन रहा है इंडिया का, नॉन रेजिडेंट बन रहा है। और ये किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं बन रहा, टैक्स पे नहीं कर रहा, टैक्स के लिए पेबल नहीं है, लाइबल नहीं है। तो भैया इंडिया वाले बोलते हैं कैसे कैसे जाने दें, ऐसे कैसे, इसको डीम्ड रेजिडेंट मान लो, डीम्ड रेजिडेंट। एंड दूसरी बात इन्होंने बोल दी कि भैया स्टे डेज पे कोई लिंकिंग नहीं है, स्टे डेज को भूल जाना, स्टे डेज को भूल जाओ। अब ये डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा, ये अपना एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था जो इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने बाद में। ठीक है, आई होप अब तक सही चल रहा होगा, अब तक सही चल रहा है बिल्कुल। उसके बाद अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो ऊपर पढ़ रहे थे सेटिस्फाई नहीं हो रही, 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 60 प्लस 365 वाली नहीं हो रही, या फिर 120 प्लस 365 वाली नहीं हो रही, बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, एडिशनल कंडीशन पे तो क्या ही होगे आप। तो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो भैया आप टू बी फुल आप रेजिडेंट नहीं माने जाओगे, आप नॉन रेजिडेंट ही नहीं रहोगे। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या आती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दोनों की दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई आती है, रेजिडेंट हो 2 साल में, कम से कम पिछले 10 साल में, या फिर आपका और साथ के साथ आपका स्टे डेज इंडिया में 730 डेज से ज्यादा का, अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप आरओआर बनोगे। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी देन यू विल बी क्वालिफाइड एज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जब हम डीम्ड रेजिडेंट की बात करते हैं, जब मैंने इसके लिए बोला था कि आपकी कोई इंडियन सिटीजन हो प्लस आपकी जो इंडियन इनकम है, टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख रुपए से ज्यादा, है ना, आप लाइबल पे नहीं हो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए बाय वे ऑफ रीजन या डोमिसाइल, तो हम किसमें क्या बोलते हैं, तो हम आपको ये बोलते हैं कि भैया आप क्या माने जाओगे, आप डीम्ड रेजिडेंट मान लिए जाओगे। और डीम्ड रेजिडेंट को हमेशा क्या बोलते हैं, RNOR ही बोलते हैं। डीम्ड रेजिडेंट अगर मैंने बनाया तो आप क्या माने जाओगे, आप RNORE माने जाओगे। उसके साथ-साथ कोई भी ऐसा इंडिया हू शैल बी डीम्ड एज़ नॉट ऑर्डिनरी रेज़िडेंट द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। क्या होगी? अगर इन्होंने बोला कि अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो, ठीक है? और आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा की है। 15 लाख रुपए से ज़्यादा की मैंने क्या बोला था, 120 प्लस 365 वाली कंडीशन देखो, 120 डेज़ प्लस 365। इन्होंने बोला कि अगर उसका स्टे डेज़ इंडिया में 120 डेज़ से तो ज़्यादा है, बट लेस देन 182 डेज़ है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज़ और मोर इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो यानी कि इन्होंने बोला कि कोई भी स्पेसिफाइड इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि 120 डेज वाली कंडीशन चेक कर लो, 120 डेज प्लस 365, ये आपको क्या बना देगी, RNOR बना देगी। बट इसमें एक कंडीशन, आप एडिशनल कंडीशन पे जाने से पहले यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि आपका अगर 120 डेज और 182 डेज के बीच में है, तो भैया फिर आप RNOR ही बनोगे, RNOR ओनली, नो एडिशनल कंडीशन, नो एडिशनल कंडीशन। समझ आई बात मेरी? एम आई क्लियर? इन्होंने बस इतना बोला कि अगर आप टोटल इनकम, आपकी कोई भी ऐसा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडिया सिटीजन है जो इंडिया के बाहर गया है और अब वो इंडिया में आ रहा है फॉर अ विजिट पर्पस, और आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख रुपए से, तो जो 60 प्लस 365 वाली कंडीशन थी वो एक्सटेंड हो जाएगी 120 डेज टू प्लस 365। उसके बाद आप सोचोगे कि मैं एडिशनल कंडीशन भी चेक कर लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वो आरओआर बनता है नहीं बनता। लेकिन एडिशनल कंडीशन में जाने से पहले उन्होंने बोला कि अगर 120 डेज से 182 डेज के बीच में ही घूम रहा है वो उस साल में, तो भैया सिंपल आप RNOR ही हो, आप आरओआर नहीं बन सकते। लेकिन अगर 120 डेज से जैसे ही शिफ्ट मारेगा
तो फिर मैं एडिशनल कंडीशन देखना स्टार्ट कर दूंगा एंड देन उसके बाद अगर वो 182 डेज से कंडीशन से ऊपर ज्यादा जाता है तो एडिशनल कंडीशन चेक करके अगर वो ROR बनेगा तो ROR, नहीं तो ROR। एम आई क्लियर? तो ये था किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। थोड़ा सा लेंथी है, एक बार ढंग से देखोगे आप तो समझ आएगा, बट मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की आपको। एक बार आपको रिवाइज करना है, अगर वीडियो नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा देखना ढंग से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। कोई पॉइंट में अगर दिक्कत है तो सिंपल कमेंट में डाल दो। कमेंट बॉक्स इसी के लिए है कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं आई विल बी रिजॉल्विंग देयर देन एंड देयर ओनली। ठीक है, तो कोई ऐसे अपने नहीं परेशान होना है कि समझ नहीं आया, जल्दबाजी में हो गया, कुछ नहीं, जो भी क्वेरी है आप वहां पर डाल दो, विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉपर्ली, टाइमली मैनर में सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF कैसे डिटरमाइन होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो डिपेंड करता है HUF के कर्ता के ऊपर। HUF का जो मेन कर्ता होता है, को पार्टनर्स होते हैं, और एक मेन होता है जो हेड होता है, जो सीनियर होता है, सबसे सीनियर पर्सन, उसे बोलते हैं हम कर्ता। तो जो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो द HUF इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया कब मानी जाएगी, HUF रेजिडेंट इन इंडिया कब मानी जाएगी, इन एवरी केस एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर आर होनली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो यानी कि HUF के रेजिडेंट इन इंडिया होने का मैं ये देखता हूँ कि उसके जो बेसिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, उसके जो अफेयर्स चल रहे हैं, काम चल रहा है। सो द प्रिंसिपल डिसीजन मेकर ऑफ HUF takes even a single decision in India, the HUF will be considered as a resident of India as a part of its control and management will be deemed to be situated in India। और नॉन रेजिडेंट बोले तो अगर आप HUF डीम टू बी नॉन रेजिडेंट कब मानी जाएगी, इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है उसके अफेयर्स आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, सारे के सारे कब है, बाहर, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। नाउ तो ये रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट की है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट प्लस रेजिडेंट ऑफ HUF इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इंडिया में अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज मैनेजर who has been a non-resident in India for at least 9 out of the 10 preceding years, or a manager who has been in India for 729 days or less during the preceding 7 financial years। तो मैनेजर बोले तो कर्ता की ही बात हो रही है यहाँ पे। ये कौन है, कर्ता। सबसे पहले तो मैं रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनाने के लिए मैं क्या देखने वाला हूँ, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के लिए उसके जो बेसिकली कंट्रोल्स हैं वो कहाँ हो रहे हैं, कर्ता के हिसाब से देख लो। डिसीजन मेकिंग इंडिया में है, डिसीजन मेकिंग बाहर है, बाहर है तो भैया नॉन रेजिडेंट है। अगर इंडिया में एक भी डिसीजन लिया तो डीम टू बी रेजिडेंट, डीम टू बी सिक्योरिटी इन इंडिया मान ली जाएगी और रेजिडेंट मान ली जाएगी। अब रेजिडेंट से ROR RNOR बनाने के लिए मैं कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करूंगा कि 729 डेज से ज्यादा होना चाहिए पिछले 7 सालों के अंदर, और पिछले 10 सालों के अंदर में कम से कम 2 साल ये रेजिडेंट बनना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि भैया HUF भी ROR है या फिर RNOR है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। नाउ जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के लिए, जब इंडियन कंपनी की बात करते हैं तो इंडियन कंपनी मींस कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाई गई है एंड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी आपकी इंडियन कंपनीज है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, सो इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया। इवन इफ अगर इंडियन कंपनी की सब्सिडरी इज अ फॉरेन कंपनी, even if an Indian company is a subsidiary of a foreign company or it is controlled from a place located outside India, the Indian company is considered as a resident in India and Indian company can never be a non-resident। तो भैया देखो, एक तो नॉर्मल आपकी इंडियन कंपनी होगी या फिर कोई एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसकी सब्सिडरी इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, इंडियन कंपनी बोलूंगा। फॉर एग्जांपल पेप्सी को एग्जांपल ग्रुप में, लाइक सपोज पेप्सी हमने इंडिया में भी रजिस्टर करा रखी है और पेप्सी को बाहर की कंपनी है, इंडिया में उसकी सब्सिडी ओपन करी, इंडिया में रजिस्टर करा दी, तो ये भी इंडियन कंपनी बन गई। जो नॉर्मल इंडिया में जनरेट हुई है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, वो इंडिया की कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है। या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी या फिर उसकी कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है, तो भैया ये सारी की सारी इंडियन कंपनी ही है। या कोई भी ऐसी इस कंट्रोल फ्रॉम अ प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी इंडिया की जो बाहर की प्लेसेस से रजिस्टर्ड होती है, जो बाहर की प्लेसेस से कंट्रोल की जाती हैं, वो सारी की सारी इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी हमेशा हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। तो फॉरेन कंपनी ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर प्रीवियस ईयर में हमारी जो पोएम की कंडीशन है, अगर पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर है, तो फॉरेन कंपनी का अगर जो पोएम है वो पोएम कहाँ पे है, वो इंडिया के अंदर है, तो फिर आप रेजिडेंट माने जाओगे, तो फिर आप रेजिडेंट माने जाओगे। और पोएम यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिवली मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है,
तो उसके लिए आपका एक सर्कुलर है जो कि बताता है कि गाइडलाइंस आता है कि आपको कैसे डिटरमाइन करना है। वो ऐसा इतना नहीं पढ़ना आपको, बट जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे एक बार कभी मन करे तो गो थ्रू कर सकते हो कि प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। बट अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो मान के चलते हैं कि हाँ भाई, जैसे लेट्स सपोज बोलते हैं कि बोर्ड मीटिंग्स इंडिया में ज़्यादा हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर। उसके बाद जो एसेट्स हैं, पैसिव एसेट्स, वो 50% उससे ज़्यादा है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंडीशन, आपको वो चेक करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे मैं डिटरमाइन करूँगा कि इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है। अगर वो इंडिया के अंदर है, देन फॉरेन कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज़ एन इंडियन रेज़िडेंट ओनली। उसके बाद व्हेन वी लुक फॉर द एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्म की जब हम बात करते हैं, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, ये सारे के सारे जो बचे हुए लोग हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। उसके लिए हम बोलते हैं कि दीज कैन नॉट बी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। यहाँ पे ऐसा कुछ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ही होगा। रेजिडेंट कब बनेंगे भैया, वही पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसके बिजनेस का कहाँ हो रहा है। अगर वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, उसके जो प्रिंसिपल डिसीजन मेक्स हैं वो सारे के सारे, कोई भी अगर एक डिसीजन भी आपने इंडिया के अंदर लिया है तो आप रेजिडेंट ही माने जाओगे, या फिर अगर आपने बाहर लिया है तो बाहर के माने जाओगे। ठीक है, यानी कि सेड टू बी द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसके अफेयर्स आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया अगर हैं, तो आप क्या माने जाओगे, तो आप नॉन रेजिडेंट माने जाओगे। यहाँ पे RNOR, ROR ये सब नहीं होता, कंपनीज के अंदर नहीं होता, और ना ही आपका फर्म, LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के अंदर ये चीज यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है जी। तो अब इसके बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो कि ROR कैसे होगा, RNOR कैसे टैक्स किया जाएगा, एंड एक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक बार कवर करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे टैक्स होगा। तो अब तक हमने रेजिडेंशियल स्टेटस समझ लिया कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बात करने वाला है। रेजिडेंशियल स्टेटस मुझे पता चल गया कि वो रेजिडेंट बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा, ROR बनेगा, RNOR बनेगा, वी हैव अंडरस्टूड दैट। अब मुझे चेक करने की, अब डिटरमाइन करने के बाद अब कौन सी इनकम टैक्स करनी है वो तो बता दो यार अब सामने से। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे जी। अब तो भैया टोटल इनकम उठा लो। टोटल इनकम मैंने बोला कि अगर वो बंदा ROR है, ROR जो कि इंडिविजुअल होगा, तो अगर कोई रेजिडेंट असेसी जो कि इंडिविजुअल है या एचयूएफ, एचयूएफ के अंदर भी सबसे पहले वो देखो कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, उसके बाद दो एडिशनल कंडीशन देखो तो पता चल जाएगा वो ROR बनेगा एचयूएफ या आपका RNOR बनेगा। तो भैया अगर आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, जो रेजिडेंट असेसी है, वो लाइबल टू बी पे टैक्स इन इंडिया है किस इनकम के ऊपर, अगर आप ROR बन रहे हो। अगर आप ROR बन रहे हो तो मैंने बोला ग्लोबल इनकम पे आप टैक्स पे करोगे भैया, ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करोगे, यानी जो इंडिया इनकम है प्लस बाहर की इनकम है। तो कोई इंडिया की इनकम जो आपने इनकम रिसीव या डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया है, इनकम accrue or arise to be accrue or deemed to be arise or accrue or arise in India है, या इनकम accrues or arises to him outside India during such year, यानी कि फॉरेन इनकम, ओवरसीज इनकम, इसको लेट्स राइट इट एज एन ओवरसीज इनकम ओनली। तो ग्लोबल इनकम आपकी कोई इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है, ठीक है, इंडिया में एक्रू हो रही है या इंडिया के बाहर की है, मतलब इंडिया में एक्रू हुई है, एक्रू और डीम्ड टू बी एक्रू इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, वो सारी की सारी प्लस, यानी कोई भी इनकम रिसीव हुई, एक्रू हुई इंडिया के अंदर, या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो बाहर मिली है आपको, वो सारी की सारी ग्लोबल इनकम, जैसी भी इनकम हो सब उठा लेने का और टैक्स कर लेने का ROR के केस में। नाउ व्हेन वी गो फॉर द रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो यानी कोई भी बंदा जो RNOR है, इंडिविजुअल एचयूएफ, वो कैसे पे करेंगे, कोई भी ऐसी इनकम जो रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया है, इनकम एक्रू और डीम्ड टू बी एक्रू इन इंडिया है, लेकिन यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट था आपका, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा न, आपकी ओवरसीज इनकम नहीं आएगी। यहाँ पे आपकी ओवरसीज इनकम नहीं आएगी भैया, ओवरसीज इनकम नहीं आएगी। यहाँ पे आएगी इनकम एक्रू और डीम्ड टू एक्रू हिम आउटसाइड इंडिया, लेकिन इफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर आपको कोई भी ऐसा बिजनेस है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन है, वो कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, जो बिजनेस कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से, जो से प्रोफेशनल सेटअप, जो आपने प्रोफेशन सेट किया है वो इंडिया में किया हुआ है, और अब उसकी वजह से आपको कोई इनकम एक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया, तो वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। दैट्स पॉइंट वैलिड है। यानी कोई भी ऐसा बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, आप इंडिया में बैठ के कंट्रोल कर रहे हो, तो इंडिया में वहाँ जो इनकम एक्रू और अराइज हो रही है, डीम टू बी अराइज हो रही है, एक्रू हो रही है या अराइज हो रही है, उसको बाहर वो सारी की सारी इंडियन इनकम मानी जाएगी। इनकम कोई प्रोफेशन आपने सेटअप कर रखा है इंडिया में, इनकम एक्रू बाहर हो रही है क्योंकि आप बाहर बैठे हुए हो, तो वो इनकम भी इंडिया में मानी जाएगी।
ठीक है, प्लस कोई भी ऐसी इनकम जो यहाँ पे एक्रू हुई है, एफडी का इंटरेस्ट एक्रूअल हो गया, आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, डीम टू एक्रू हो गया, रिसीव इंडिया में हो रही है, डीम टू भी रिसीव इन इंडिया है, सारी की सारी इनकम क्या मानी जाएंगी आपकी आपकी क्या मानी जाएगी, आपकी इंडियन इनकम ही मानी जाएगी और हम इसके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब हम नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट है, जो बंदा इंडिया का है ही नहीं, तो भैया अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो खाली रिसीव और डीम टू भी रिसीव्ड है, एक्रूड और अराइजेस टू और डीम टू एक्रूड अराइज इन इंडिया है। सो खाली इंडिया से पर्टेनिंग, इंडिया में एक्रूवल हुई है, इंडिया में रिसीव हुई है, वो सारी की सारी इनकम पे टैक्स पे करेगा। नॉन रेजिडेंट डिपेंड करता है इसके ऊपर, जो रिसीवेबल की बात है, इनकम अर्न बाहर की थी, इंडिया में नहीं की, खाली रिसीव इंडिया में हो रही है, विल बी लुकिंग इनटू दैट थिंग सेपरेटली। बट कोई भी ऐसा बंदा है जो नॉन रेजिडेंट है, वो खाली इंडियन इनकम पे, ओनली इंडियन इनकम, ओनली इंडियन इनकम पे टैक्स पे करेगा। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में एक्रू हुई है, डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया हुई है, रिसीव या डीम टू एक्रू रिसीव इन इंडिया हुई है, या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो आपको अराइज एक्रू टू अराइज बाहर हो रही है, क्योंकि वो किस वजह से हो रही है, उसका बिजनेस जो था, आपका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो रखा है, तब आपको बाहर मिल रही है, एक्रू हो रही है, तो भी वो RNOR उस पर टैक्स पे करेगा। और रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो छोड़ दो, सारी की सारी इनकम पे टैक्स पे करेगा, जो भी हर जगह बैठ के कमा रहा है। सो इन अ नटशेल, इनकम जो रिसीव हुई है, डीम्ड टू भी रिसीव्ड हुई है इंडिया के अंदर, तो भैया इंडिया में कुछ भी रिसीव होगा, डीम्ड टू भी रिसीव होगा, वो सारे लोग टैक्स पे करेंगे, वेदर इट्स एन RNOR क्यों ना हो और क्या वो NR क्यों ना हो, सबके सब टैक्सेबल है उस इनकम पे। अब वो एग्जम्पशन लेते हैं, FTC लेते हैं उस इनकम पे, क्योंकि बाहर ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वो सब देखेंगे बाद में। उसके बाद अगर कोई इनकम एक्रू हो रही है, राइज टू और डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया ही हो रही है, तो भैया सबके सब टैक्स पे करेंगे, कोई बच के नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई इनकम एक्रू हुई है, अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन क्योंकि बिजनेस कंट्रोल था इंडिया से या फिर प्रोफेशन सेटअप था इंडिया के अंदर, तो खाली ROR और RNOR टैक्स पे करेंगे, नॉन रेजिडेंट टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन अगर इनकम कोई एक्रू और अराइज हो रही है फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, यानी सिंपल सी बात है, हर कुछ बाहर है, बाहर बैठ के वो कमा रहे हैं, ओवरसीज इनकम है, दिस इज प्योरली ओवरसीज इनकम, दिस इज प्योर ओवरसीज इनकम। तो भैया उसके ऊपर खाली ROR ही टैक्स पे करेगा, इसके केस में भी नॉन टैक्सेबल है और NR के केस में भी नॉन टैक्सेबल है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एक एक टेबल है, इसको बस जस्ट एज अ रेफरेंस यूज करो समरी के लिए, एंड यू विल बी ऑल डन अंडरस्टैंड। चलिए जी, ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में जाएंगे, और चीजों को पढ़ेंगे, हेड्स ऑफ इनकम को देखेंगे कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, DTAA क्या है, विल बी लुकिंग टू इन ईच एंड एवरीथिंग। चलिए जी, इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।